Myself Kedar Bareka, and today I'm taking a eighth lecture of material science and metallurgy, right? So in the yesterday's lecture we start the another new chapter of material science and metallurgy, which is the corrosion and corrosion preventions, right? So we all know about the what is the meaning of corrosion and what is the basic form of the corrosions and how to prevent the corrosion, how the corrosion is dangerous to our metals and the material formations, right? So we are totally discussing the corrosion uh, with respect to the metal perspectives, right? With respect to the metal perspective, uh, we always discuss the corrosion with each and every angle, how the metal is react, how the metal is behave, uh, be, respective to the corrosion's effect. So in the yesterday's lecture we start the different kind of the form of the corrosion, or we can say that the types of the corrosion of the uh, which is happening on the different conditions, and we discuss that mechanism of that form of corrosion. In yesterday we discussed the basic uniform general, we can say that the general or the uniform kind of the corrosion, and second one, which is the galvanic corrosion, right? So in the today's lecture we start the discussions on the another form of the corrosion, which is the crevice corrosion, which is the crevice corrosion. So we start with the crevice corrosion. The crevice corrosion is referred to the localized attack on a metal surface. वो जो क्या करता है कि वो एक लोकलाइज तरीके से मेटल के सरफेस के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, और इमीडिएटली एडजेसेंस टू दी गैप और ए क्रिवाइज बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस, और वो ज़्यादातर वहाँ पे जहाँ पे दो मेटल ने आप जब सपोज आपने कोई दो मेटल को जॉइंट किया है, राइट? तो दो मेटल को आपने जब जॉइंट किया है तो वहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है ना, वो जॉइंट के ऊपर वो स्पेसिफिकली वहाँ पे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताऊँ तो अगर आपके मेटल के ऊपर, आपका जो मटेरियल का पार्ट है उसके ऊपर कोई ऐसा कोई शार्प गैप बन रहा है, कोई कॉर्नर बन रहा है, तो वो जो कॉर्नर वाली और गैप वाली जो जगह होती है ना, तो वहाँ पे क्रिवाइज कोरोजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. सो between the metals and the metal and non-metallic material, outside the gap or without the gap, both the metals are resistance the corrosions, right? Outside the gap or without gap, gap के outside or without gap के outside, both the metal is resistance to corrosion. The damage which is caused by the crevice corrosion is normally confirmed. जो इससे जो डैमेज होता है मटेरियल्स के ऊपर वो आप विजुअली देख सकते हो, एंड टू वन मेटल एट लोकलाइज्ड एरिया विद इन द क्लोज टू द जॉइनिंग सरफेस. जो आप है वो जहाँ पे आपने जॉइनिंग किया है वहाँ से आप थोड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. सो इसके पीछे जो क्रिवाइज मैकेनिज्म है, सॉरी ये क्रिवाइज कोरोजन है, इसके पीछे जो है वो मैकेनिज्म कौन सा रन कर रहा होता है. सो द क्रिवाइज मैकेनिज्म जो है और द क्रिवाइज कोरोजन मैकेनिज्म है, वो ये टाइप का जो क्रिवाइज टाइप का जो कोरोजन है, नॉर्मली आप मैं एक सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर इसको याद रखने की कोशिश करें तो ये सबसे ज़्यादा कोरोजन वहाँ लगने के चांसेस ज़्यादा है जहाँ पे कोई गैप, कोई शार्प कॉर्नर्स, और आपने दो सिमिलर मटेरियल यानी आपका स्टील और स्टील हो गया, आपने वहाँ पे उसको दोनों को जॉइंट किया है, वहाँ पे ये लगने के चांसेस ज़्यादा है. और दूसरी कंडीशन, एक स्टील है और एक दूसरा मटेरियल के दो पीसेस आपने जॉइंट किए, तो जहाँ से जॉइंट किए जो दोनों के बीच का जो जॉइंट बना है वहाँ पे ये टाइप के कोरोजन सबसे ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं. इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या है? सो द क्रिवाइज कोरोजन इज इनिशिएटेड बाय ए डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स. दो केमिकल कंस्टिट्यूशंस की वजह से ये जो है क्रिवाइज कोरोजन जो है वो डेवलप हो रहा है. यूजुअली ऑक्सीजन विच सेटअप एन इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन सेल. जो ऑक्सीजन होता है
वो मटेरियल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन जो सेल है वो डेवलप करता है। आउटसाइड द क्रीवाइज, यानी आपका जो मटेरियल एक मटेरियल हो जाएगा वो कैथोड हो जाएगा। आउटसाइड द क्रीवाइज द ऑक्सीजन कंटेंट एंड द पीएच आर द हायर। अब जो क्रीवाइज यानी एक जो गैप बन रहा है ना, जो जॉइंट्स है, जॉइंट के जो वहाँ पे लगता है वो, उसके अलावा के जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और पीएच कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट तो क्लोराइड्स आर लोअर। वहाँ पे क्लोराइड्स जो फॉर्मेशंस होता है वो काफ़ी लोअर होता है। द क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशंस इनसाइड द क्रीवाइज, अब ये जगह एक एनोड, ये जगह है जहाँ जो गैप है, जॉइंट है, वो जगह उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। So the chloride concentration which is inside the crevice, which is worsening the situation, वो worst situations वहाँ पे create करता है। तो ferrous ions from the ferric chlorides and attack the stainless steel rapidly, और वो जो है वो joint वाली जगह से start करके दोनों साइड के मटेरियल के ऊपर अटैक करने का वो स्टार्ट कर रहे हैं। The pH and oxygen contents are lower in the crevice, right? Then the bulk water solutions just as they are inside the pits, फिर वो छोटे छोटे गड्ढे के फॉर्म में वो आपके सरफेस को थोड़ा थोड़ा लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। वंस द क्रीवाइज इज फॉर्म, जैसे ही आपका क्रीवाइज यानी कि गड्ढा बन गया, गैप बन गया, दी propagation mechanism for the crevice corrosion is same as for the pitting corrosion। अब उसके बाद का जो ऐसे जैसे गड्ढा बना के गैप बना के वो अपने को फैलाना स्टार्ट कर देता है, तब उसके अब जो मैकेनिज्म रहेगा विच इज़ सेम एज द पीटिंग मैकेनिज्म। अब पीटिंग मैकेनिज्म हम लोग जब स्टडी करेंगे तो आप आपको बताएंगे। द मेजर फैक्टर विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग द क्रीवाइज मैकेनिज्म्स आर द क्रीवाइज टाइप। अब ये जो क्रीवाइज मैकेनिज्म है उसके अंदर जो मेजर फैक्टर्स है वो कौन से जो फैक्टर्स है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका क्रीवाइज टाइप, यानी मेटल टू मेटल जो कांटेक्ट होता है वो, और मेटल टू नॉन मेटल जो कांटेक्ट होता है। तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है जब राइट उसके बीच जो जॉइंट बना, और जॉइंट के वजह से जो है वो एक जगह पे जहाँ पे पीएच कंटेंट और ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल बना के वहाँ पे आपका एक छोटा सा गड्ढा करके, क्या नॉर्मली ये चीज़ रहती है जहाँ पे जैसे ही जॉइंट है राइट, तो जॉइंट वाली जगह जो होती है, जो आपने दो मेटल को जॉइंट किया है, वो जगह होती है वो थोड़ी कंपेयर टू रफ होती है एज़ कंपेयर टू द जो आपका एक दो पार्ट ऑफ पीसेस ऑफ मेटल होता है राइट। अब ये थोड़ी जो रफ पीसेस रफ मेटल है वहाँ पे क्या होगा, जब वो ऑक्सीजन होगा या फिर जो पीएच कंटेंट होगा, जैसे ही वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाएगा तो वहाँ पे छोटा सा गड्ढा हो जाएगा। जैसे ही छोटा सा गड्ढा से वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करके पूरे मेटल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अब क्रीवाइज ज्योमेट्री में क्या हो गया, आपका गैप बन जाता है, डेप्थ हो जाता है, सरफेस रफनेस होती है, ये सब जो है वो ज्योमेट्री है, वहाँ से ये ईजीली उसको ज़्यादा डैमेज कर सकता है। मटेरियल जो एलॉयज कंपोजिशन है जिसके अंदर सपोज मैं आपको बताऊँ क्रोमियम है, मोलिब्लेडियम्स है, स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर ये जो फैक्टर्स है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरनमेंट कंटेंट के अंदर बात करें तो पीएच लेवल है, टेम्परेचर लेवल है, हिलाइड्स आयन है और ऑक्सीजन, ये जो चारों फैक्टर्स है वो क्रीवाइज मैकेनिज्म जो है और क्रीवाइज कोरोजन है वो डेवलप करने में काफ़ी जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब क्रीवाइज मैकेनिज्म है उसको प्रिवेंशन कैसे करें, तो क्रीवाइज मैकेनिज्म को यानी जो क्रीवाइज कोरोजन है उसको प्रिवेंट कैसे करें, यूज़ ए वेल्डेड बट जॉइंट इंस्टेड ऑफ द रिवेटेड जॉइंट एंड द बोल्टेड जॉइंट इन दी इक्विपमेंट्स राइट। आपका जो भी मेटल है वहाँ पे जहाँ पे आपको दो मेटल को जॉइंट कर रहे हैं तो आप या तो वेल्ड से करते हो या तो रिवेट से करते हो या तो बोल्ट से करते हो राइट। तब जब आप रिवेट करते हो या फिर बोल्टिंग करते हो तब वहाँ पे दोनों के बीच दो मेटल होते हैं ना, उसके बीच छोटा सा एयर गैप जहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकता है, ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं रिवेट हो जाए या फिर बोल्टेड में। तो उसकी जगह आपको बट वेल्ड यूज़ करना है। अब वेल्ड करेगा तो क्या करेगा, वो तीसरा जो मेटल है उसके जो दो मेटल को आप जॉइंट कर रहे हो उसके बीच ऐसी कोई जगह ही नहीं बची वहाँ की, वो दोनों एक साथ एग्जैक्टली मिक्स हो जाते हैं।
तो वहाँ पे क्रिवाइज कोरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. देन एलिमिनेट द क्रिवाइज इन एग्जिस्टिंग लैप जॉइंट बाय कंटिन्यूस वेल्डिंग और द सोल्डरिंग. अगर लैप जॉइंट है तो फिर कंटिन्यूस वेल्डिंग से आप यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हो. एवॉइड creating the stagnant conditions and ensure the complete draining in the vessels. राइट आपको कोई जगह पे स्टेगनेंट यानी गैप बन रहा है तो गैप को जो है वेसल के अंदर आपको रिमूव करना है. यूज द सॉलिड नॉन एब्सॉर्ब्ड गास्केट सच एज अ टेफ्लॉन. जैसे आपने टेफ्लॉन टैप तो देखी होगी राइट, जो एकदम सॉलिड होती है और जो उसको थोड़ा सा अगर वाटर होता है ना तो वो एब्सॉर्ब कर लेती है, उसका नेचर ही वही है. राइट इस चीज़ का आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर गैप वाली जगह में, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन और पीएच कंटेंट बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे. यूज़ द हायर एलॉयज राइट विच इज़ द ASTM G48 विच इज़ इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द क्रिवाइज कोरोजन. अब ऐसी मटेरियल को आपको ऐसे एलॉयज जो है वो आपके मटेरियल के अंदर ऐड करने पड़ेंगे जो एक क्रिवाइज जो कोरोजन है उसको अंदर से ही उसको रेजिस्ट करें. So this is the method of prevention of the crevasse mechanism. Now we move forward to the next mechanism which is the pitting corrosion. Now what is the pitting corrosion? The pitting corrosion is the localized corrosion of a metal surface. जो है ये एक localized corrosion है metal surface which is conforms to a point or a small area. एक point और एक small area के ऊपर वो start होता है. That take दी फॉर्म ऑफ द कैविटीज़. कैविटीज़ यानी एक गैप बनाता है दांतों के अंदर, जैसे कैविटीज़ नहीं होती ऐसे कैविटीज़ बनाता है. द पिटिंग कोरोजन इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ द कोरोजन. ये जो पिटिंग कोरोजन है वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग फॉर्म ऑफ द कोरोजन है. पिटिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द पिटिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट पिट which is resulting the corrosion divided by the average penetration as which is calculated as a weight loss. वो जैसे जैसे एक केविटी को जो वो फैलाता फैलाता जो है वो मटेरियल को पूरा डिस्ट्रॉय करके वो आपका मटेरियल का वेट लॉस में चला जाता है. द पिटिंग कोरोजन इज यूजुअली फाउंड ऑन ए पैसिव मेटल्स एंड alloys such as aluminum alloys, stainless steel alloys. When the ultra thin passive film which is the oxide film is chemically or mechanically damaged, does not immediately repassivate. ये जो पिटिंग कोरोजन है ये ज़्यादातर जो पैसिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आपका एल्यूमिनियम एलॉयज़ हो गया, स्टेनलेस स्टील एलॉयज़ हो गया, इसके ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म जो है वो बना के और केमिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से उसको डैमेज करके वो स्टार्ट करता है. और ये जो फिल्म होती है ना, जो ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर बनता है वो एकदम जल्दी से उसको रीपैसिवेट नहीं कर सकते, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते. राइट द रिजल्टिंग पिट्स कैन बिकम वाइड एंड शैलो और द नैरो बाय विच कैन रैपिडली परफॉर्मेट दी वॉल थिकनेस ऑफ दी मेटल्स. तो ये आप देखोगे तो सब आपको थोड़े थोड़े जो फिगर्स के अंदर जो है वो केविटी वाले जो है वो फॉर्म्स आपको दिख रहा है. आप एक साइड का जो अगर फोटोग्राफ देखिए तो साइड के फोटोग्राफ के अंदर जो एक मेटल है, मेटल के ऊपर एक ब्लैक तरीके से एक पीट्स बन गया है. पीट्स यानी गड्ढा यानी केविटी, पूरा खड्डा ही बन चुका है. राइट अब आप देखो कि ये किस तरीके से ये पिटिंग कोरोजन है ये मेटल के अंदर जो है वो चला जाता है. तो फर्स्ट फिगर जैसे आपका नैरो एक ग्रूव जैसा बन जाता है. राइट फिर इलिप्टिकल शेप में इलिप्टिकल जो फॉर्म होता है वो इलिप्टिकल फॉर्म में वो भी वहाँ भी स्प्रेड हो सकता है. देन वाइडर एंड शैलो फॉर्म में ये कोरोजन जो है वो इंक्रीज हो सकता है. देन सब सरफेस पे हो सकता है. देन वो अंडरकट जैसा फॉर्म जो है वो कर सकता है. देन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो एक्सपांड हो सकता है, वर्टिकल फॉर्म में एक्सपांड हो सकता है. ये जो सारे जो चीज़ है ये डिफरेंट काइंड ऑफ द जो पिटिंग कोरोजन्स है वो कैसे मटेरियल के ऊपर किस तरीके से मटेरियल के ऊपर जो स्प्रेड्स होता है वो यहाँ पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है.
राइट। ये अब इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म क्या चीज़ होती है पिटिंग कोरोजन के पीछे, तो मैं आपको पिटिंग कोरोजन के पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। तो फॉर अ डिफेक्ट फ्री और ए परफेक्ट मटेरियल, pitting corrosion is caused by the environmental chemistry, environment के जो factors हैं ये main हैं, that may contain a aggressive chemical species such as a chloride. The chloride is particularly damaging the passive film of the oxide, so the pitting can initiate at the oxide bricks. अब जैसे ही जो क्लोराइड है, सपोज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपका एक आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ एक आपका मटेरियल का प्लेट है, राइट। ये मटेरियल का जो प्लेट है इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, राइट, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपके मटेरियल के साथ रिलेट होके मटेरियल के अंदर आपके आयन्स है, राइट। आयन यानी आपका स्टील है तो स्टील के अंदर तो आयन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन है ये आपका मटेरियल का जो स्टील मटेरियल है उसके आयन के साथ केमिकली रिएक्ट होके एक ऑक्साइड फिल्म जो है आयन ऑक्साइड जो फिल्म है वो वहाँ पे बनाता है। अब जैसे ही ये जो आपका पिटिंग कोरोजन है, पिटिंग कोरोजन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव फैक्टर है दैट इज़ द क्लोराइड। अब जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर जो क्लोराइड फॉर्म्स है वो उस ऑक्साइड फॉर्म के साथ रिलेट होगा। अब वो ऑक्साइड फॉर्म के साथ रिलेट होकर क्या चीज़ करेगा कि जो ऑक्साइड लेयर जो सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर बना है ना उसके साथ केमिकली रिएक्ट करके उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, वो उसको ऑक्साइड फिल्म को डैमेज करेगा। जैसे ही डैमेज करेगा तो वहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू वहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ pitting corrosion. The environment is may also set up a different aerations cell, a water droplet on the surface of the steel for example. जैसे ही मैं आपको बताया कि एक पानी का एक ड्रॉप है जो आपके मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है, राइट। वो पानी के ड्रॉप के अंदर जो है वो नॉर्मली हमें पता ही है कि हमारा जो पानी है हम लोग जो पीने के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर क्लोराइड होता है, राइट। उसको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग क्लोराइड जो है यूज़ करते हैं। अब जैसे ही वो एक ड्रॉप जो है वो मटेरियल के ऊपर पड़ा तो उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगी, जो मटेरियल के ऊपर ऑक्साइड फॉर्मेशन का लेयर बना हुआ था अब वो पानी के अंदर जो क्लोराइड है वो उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे एक गड्ढा जैसा जो है बनाने की स्टार्ट करेगा। फॉर ए homogeneous environment the pitting is caused by a material that may contain the inclusion defects. In most cases both the environment and the material contributions to pit initiations, ये आपका मटेरियल और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ हैं वो ये पिट्स फॉर्म करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। द एनवायरनमेंट विच इज़ द केमिस्ट्री एंड द मटेरियल विच इज़ द मेटलर्जी फैक्टर इज डिटरमाइन वेदर एन एग्जिस्टिंग पिट can be repassivated or not. An existing pit can be repassivated if the material which is contained the insufficient amount of the elements such as chromium, molybdenum, titanium, vanadium, right, nickels, etc. अब आपके मटेरियल के अंदर ये जो सारे जो कंटेंट्स है एलोइंग एलिमेंट्स है, सपोज आपका क्रोमियम हो गया, मोलिब्लेडियम हो गया, टिटानियम हो गया, वेनेडियम हो गया, निकल हो गया, अगर ये एलिमेंट काफ़ी कम है तो आपके मटेरियल के ऊपर सपोज पहले से एक कोई छोटा सा गड्ढा है, राइट, तो वो जो है वो आसानी से वो पिटिंग कोरोजन में ज़्यादा तरीके से वो फैल सकता है। अगर ये जो एलिमेंट्स आपके मटेरियल के अंदर कम है तो वो बहुत ही फास्ट से पैसिवेट वहाँ पे ये कोरोजन हो जाएगा। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो प्रिवेंट करने के लिए एक चीज़ जो है वो दैट इज़ अ प्रॉपर सिलेक्शंस ऑफ द मटेरियल्स विद द नोन रेजिस्टेंस टू द सर्विस एनवायरनमेंट्स। आपकी जो सर्विस एनवायरनमेंट जहाँ पे मटेरियल का एप्लीकेशन है उस हिसाब से, जैसे आपका मटेरियल है वो ऐसे एनवायरनमेंट में पहले से ही एप्लीकेशन होने वाला है तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। देन यू हैव टू कंट्रोल द पीएच, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशंस एंड द टेम्परेचर्स, राइट। ऐसे मटेरियल जो जहाँ पे एप्लीकेशंस होने वाला है वहाँ पे आपको पीएच कंट्रोल करना चाहिए, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशंस करना चाहिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए।
देन द कैथोडिक प्रोटेक्शंस और द एनोडिक प्रोटेक्शंस, ये चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसको थोड़ा इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। एंड यूज़ द हायर एलॉयज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलोइंग एलिमेंट्स थे, जैसे आपका क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेडियम हो गया, टिटानियम हो गया, वेनेडियम हो गया, निकल हो गया, ऐसी चीज़ें आप अपने स्टील के अंदर ऐड करके ये कोरोजन जो है वो उसको इंक्रीज होने से आप रोक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विच इज़ द इंटरग्रेन्युअल कोरोजन्स। अब इंटरग्रेन्युअल कोरोजन विच इज़ द IGC और IGS, राइट, IGC इंटरग्रेन्युअल कोरोजन्स। अब ये जो कोरोजन है, अब जहाँ तक अभी तक हमने जितने में कोरोजन्स की जो बात की वो सारे सरफेस के ऊपर से स्टार्ट होते हैं, राइट। अब ये जो इंटरग्रेन्युअल, जो मटेरियल्स के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स, एटम्स, राइट, वो एटम्स उस लेवल से, ग्रेन्स के लेवल से जो है वो अंदर से वो कोरोजन स्टार्ट होता है। अब तक जो पढ़े थे उसके ऊपर जो कोरोजन कहाँ से स्टार्ट होता था, कहीं ना कहीं सरफेस के ऊपर से जो है वो कोरोजन जो है वो एक्सपांड होना स्टार्ट कर रहा था। तब इसको देखते हैं, ये इंटरग्रेन्युअल यानी ग्रेन्युअल फॉर्म से वो स्टार्ट करेगा। द इंटरग्रेन्युअल कोरोजन इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरक्रिस्टलाइन कोरोजन। ये क्रिस्टल के फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसके लिए इसको इंटरक्रिस्टलाइन कोरोजन भी बोल सकते हैं और इंटरडेंड्रिटिक कोरोजन भी इसको बोल सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेसेस, जब टेंसाइल स्ट्रेसेस लगते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, द क्रैकिंग इज मे अकर अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज। उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली जब टेंसाइल स्ट्रेसेस किसी मटेरियल के किसी पार्ट के ऊपर लगते हैं तो वहाँ पे क्रैक होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब क्रैक होगी कहाँ पे, तो जो आपके जो ग्रेन्स जो जैसे जैसे वो एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, जैसे ग्रेन्स जो अरेंज हुए हैं, राइट, वो एक ग्रेन से दूसरा ग्रेन जो है वो दोनों के बीच गैप बनने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से थोड़ा एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बोलते हैं, ये जो इंटरग्रेन्युअल ग्रेन्स के बाउंड्री के साथ जो है वो कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। एंड टाइप ऑफ द कोरोजन इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एज इंटरग्रेन्युअल स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग or is simply the intergranular corrosion cracking. So the intergranular or the intercrystalline, which means between the grains or the crystal, मैंने आपको वही चीज़ बताया ना, दो ग्रेन्स के बीच और दो क्रिस्टल के बीच, as the name is suggest, this is the form of the corrosion attack or the corrosive attack that progresses, वो progress हो रहा है preferentially along the interdendritic path, the grain boundaries. The positive identifications of this type of the corrosion is usually require the microstructure examination. अगर ये टाइप के आपको corrosion देखने हैं तो आप अपने नेक आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ता है, राइट। माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो आप इस टाइप के कोरोजन देख सकते हैं। सो इट इज़ विजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय इन द केस ऑफ द वेल्ड डीकेज। अगर वेल्ड के अंदर बात करें तो ये डिफेक्ट को ज़्यादातर वेल्ड डीके के फॉर्म्स में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक फिगर आपको दिख रहा है, राइट। वो फिगर के अंदर आप देखें तो काफ़ी सारे फिगर के अंदर आप देखोगे तो नीचे जो वाला जो फिगर है उसके अंदर आपको थोड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं, राइट। एक ग्रेन के साथ दूसरा ग्रेन, एक ग्रेन के साथ जो दूसरा ग्रेन्स है वो अटैच किया हुआ दिख रहा है, वो जुड़ा हुआ दिख रहा है, राइट। अब ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्रीज है, ब्लैक कलर की बाउंड्रीज, यहाँ से क्या चीज़ होती है आप देखोगे तो थोड़े थोड़े जो थोड़ा किसी बाउंड्री के ऊपर थोड़ा आपको ब्लर, जो ब्लैक लाइन है वो थोड़ा ब्लर हो चुकी ऐसी दिख रही है। सो वहाँ से क्या चीज़ हो रही है, वहाँ से आपका कोरोजन जो है वो एक ग्रेन जो है दूसरे ग्रेन से डिस्टेंस
बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से दूर होने की कोशिश कर रहा है, और इस बाउंड्री से जो है वो इंटरनली जो है वो कोरोजन स्टार्ट होता है। सो इसलिए इस टाइप के कोरोजन को हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके इसको इंटरग्रेन्युअल जो ग्रेन से होता है और इंटरक्रिस्टलाइन कोरोजन हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो क्या मैकेनिज्म है? दिस टाइप ऑफ अटैक विच इज रिजल्ट फ्रॉम ए लोकल डिफरेंसेस इन द कंपोजिशंस। जो आपका मटेरियल के अंदर का जो कंपोजिशन है उसके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, इसके लिए ये टाइप के कोरोजन है वो डेवलप होते हैं, सच एज ए कोरिंग विच इज कॉमनली एनकाउंटर्ड इन द एलॉय कास्टिंग्स। नेक्स्ट, द ग्रेन बाउंड्री प्रेसिपिटेशंस, नोटेबली द क्रोमियम कार्बाइड इन स्टेनलेस स्टील। जैसे आपका क्रोमियम कार्बाइड हो गया स्टेनलेस स्टील के अंदर, राइट? फिर इज ए वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ इंटरग्रेन्युअल कोरोजन। ये जो है वो एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है इंटरग्रेन्युअल कोरोजन के अंदर। जैसे कि आपके स्टील के अंदर जो है वो क्रोमियम कार्बाइड जो है वो अगर नोटिस होता है तो वो क्रोमियम कार्बाइड आपके ग्रेन्स को जो है वो स्टेनलेस स्टील के ग्रेन्स को जो है वो वहाँ से एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही वो स्टार्ट करेगा तो वहाँ से कोरोजन स्टार्ट होगा। द प्रेसिपिटेशंस ऑफ द क्रोमियम कार्बाइड विच इज कंज्यूम्ड द alloying element, the chromium from the narrow band along the grain boundary, and this is make the zone which is anodic to the unaffected grains. So the chromium which is deplected zone which is become as a preferential path for the corrosion attack or the crack propagations if under the tensile stresses. The intermetallic segregations at the grain boundaries in aluminum alloys also causes intergranular corrosion, but with a different name, which is the exfoliations, which is very much noticeable. So बेसिकली इसके पीछे का जो मैकेनिज्म मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो इजी लैंग्वेज के अंदर इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो, अगर आपका स्टेनलेस स्टील है तो स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है वो जैसे ही वो एक मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जैसे ही वो आपका कंपोजिशन में चेंजेस होगा, तो कंपोजिशन के अंदर चेंजेस होगा तो वहाँ पे क्लोराइड्स फॉर्मेशंस स्टार्ट होने लगते हैं, और जैसे ही क्लोराइड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो जो दो ग्रेन्स है वो दो ग्रेन्स की बाउंड्री के ऊपर जो है वहाँ पे क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? यूज़ ए लो कार्बन स्टील। आपके जो लो कार्बन स्टील है विच इज़ दी 304L और 316L ग्रेड ऑफ द स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर कार्बन के परसेंटेज कम होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यूज़ ए स्टेबलाइज्ड ग्रेड ऑफ द एलॉयज विद द टिटानियम। जैसे हमने आपके स्टेनलेस स्टील के अंदर टिटानियम जैसे ऐड कर दिया, नियोबियम जैसे ऐड कर दिया, तो वो ऐड करने से वो क्या चीज़ हो जाए, वो कार्बाइड स्ट्रॉन्ग कार्बाइड फॉर्मर्स हैं, वो कार्बाइड फॉर्म होने से उसको बचाते हैं, राइट? एंड यूज़ द पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। अब जैसे आपने कोई प्रोसेस की, वेल्डिंग किया, कास्टिंग किया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे पोस्ट वेल्ड, उसको जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको थोड़ी टाइम के लिए उसको वो पोर्शन को हीट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने कोई प्रोसेस किया होगा तो प्रोसेस के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे। जैसे आप उसको वो प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद उसको हीट करोगे तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, वो जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। सो ऐसे करोगे तो इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर था वो लेक्चर के हमने 3 टाइप्स ऑफ द कोरोजन जो फॉर्म्स थे वो डिस्कस करने की कोशिश की थी, क्रेवाइज, उसके बाद हमने पीटिंग डिस्कस किया, और इसके बाद हमने इंटरग्रेन्युअल जो कोरोजन है वो डिस्कस किया, उसके साथ उसके मैकेनिज्म और उसके प्रिवेंशंस जो मेथड्स थे वो भी हमें आज डिस्कस की है। सो अगर ये चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ये वीडियो पूरा देख के आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस में लिखना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द corrosion and corrosion preventions. So if you have any questions, you can ask me without any hesitations. Thank you so much for watching.